हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कनिष्ठ सहायक की तैयारी के संबंध में या उसका अन्य परीक्षाओं से जो संबंध है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण आपके बातें बता रहा हूँ। इसमें 4-5 पॉइंट हैं अगर हम देखें तो, क्योंकि उत्तराखंड की जो आपकी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि सभी परीक्षाओं में समूह ग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड है, हिंदी है, जीके, जीएस और कंप्यूटर है। ये आपके और रीजनिंग, सॉरी, इसमें रीजनिंग भी है। तो इतने आपके ये जो सब्जेक्ट हैं ये सब में कॉमन है। आप पटवारी का पेपर दो जो कंबाइंड वाला करा रखा है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वाला दो, उसमें यही आएंगे। आप कनिष्ठ सहायक का दो, वही आएंगे। अब वर्दीधारी सब कंबाइंड होंगी, उसमें यही है। और उसके अलावा अगर आप पीसीएस का पेपर दोगे तो उसमें भी आपके यही चीज़ें हैं। प्री में भी, मेंस में भी। लोअर पीसीएस का दोगे तो यही चीज़ें हैं। उसके अलावा समीक्षा अधिकारी का दोगे तो यही चीज़ें हैं। उत्तराखंड दरोगा में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो होगी गणित, और अन्य किसी में गणित नहीं है, मैथ्स और में नहीं पूछी जाती है। तो कुल मिलाकर के जो कनिष्ठ सहायक है, उसकी तैयारी करना उत्तराखंड में सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर आपके सामने वर्तमान में कोई विज्ञप्ति या एग्जाम नहीं भी है और आप कनिष्ठ सहायक का सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो आने वाले किसी भी आपके परीक्षा के लिए आप पूर्ण तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब। इसीलिए कनिष्ठ सहायक को फोकस करके चलिए आप लोग, और कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति का इंतजार करे बगैर आप इसके लिए एक सही टाइम टेबल, रणनीति अपना करके इसे तैयार कीजिए। तो इसी के रणनीति के संबंध में मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि जब आपके पास जब भी आपको कनिष्ठ सहायक की तैयारी करनी होगी, मान लो डेट शीट वगैरह नहीं आई है, जो भी है, तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि सिलेबस क्या होगा। सबसे पहला जो प्रश्न उठेगा वो होगा कि सिलेबस क्या होगा, क्या हम पढ़ें या कौन सी किताबें पढ़ें। दूसरा ये होगा कि टाइम कितना दें। तीसरा ये होगा कि तरीका क्या अपनाएं, पढ़ने का तरीका क्या अपनाएं कि कम समय में अधिक आपके सटीक तैयारी हो सके, स्मार्ट तैयारी हो सके। तो इसके लिए आपको 3-4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर काम करना जरूरी है। तो सिलेबस की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो सिलेबस आपके कनिष्ठ सहायक में 40 नंबर का यूके है, 20 नंबर का हिंदी है, और ये कंबाइंड रूप से सारी चीजें 40 नंबर की है। तो आपका सिलेबस सीधा सीधा है। पर्टिकुलर आप सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहते हैं वो तो आपके क्या उसी समय आएगा, लेकिन सिलेबस मोटा मोटा एक आपके हाथों में हमेशा है कि आपको उत्तराखंड में पढ़ाई करनी है। और उत्तराखंड में जब भी आपकी सिलेबस पूरा करने की बात आएगी, तो मैंने पीछे भी आपके लिए वीडियो बना रखी है। तो उत्तराखंड में परीक्षावाणी है, एक अजय रावत है, इनको पहले अच्छे तरीके से आप तैयार करिए। यही सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़िएगा भी आप जब भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि आप सबसे पहले उत्तराखंड को तैयार कीजिए। इस परिप्रेक्ष्य में मत कीजिएगा कि फैक्ट याद करने हैं। सबसे पहले आप उत्तराखंड की बुकें उठा करके अपने स्टेट के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि भाई उत्तराखंड का इतिहास क्या है, किन किन राजाओं ने शासन करा, कौन सी प्रथा कैसे पैदा हुई। ये सारी चीजें उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि उत्तराखंड की व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या क्या शासक हुए, किन किन क्षेत्रों में शासन किया, है ना। अंग्रेजों की व्यवस्था कैसी रही, कहाँ तक शासन था, कैसे उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, कैसे मंडल बनाए, ये सब जानकारियां सामान्य रूप से वहां मिल जाएंगी। पॉलिटिकल, उसमें उत्तराखंड का कार्यपालिका कैसे काम करती है, उत्तराखंड की विधायिका कैसे काम करती है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे चुना जाता है उनको, न्यायपालिका का क्या है व्यवस्था है। तो उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा आप कवर कर पाओगे। सचिवालय की क्या व्यवस्था है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, प्रशासन, वो सब आपको यहाँ उत्तराखंड में जानना चाहिए। अगर इसको जानने के लिए निकलोगे तो आपके लिए परीक्षावाणी काफी यूजफुल है, जो मोटा मोटा आपको उत्तराखंड समझा देगी। उसके बाद आप लोग अपने नोट्स बनाइए। नोट्स के समय आप बीएस नेगी से भी फैक्ट ले सकते हो, परीक्षावाणी से भी ले सकते हो, और अजय रावत से भी ले सकते हो,
या अन्य जो संस्कृति वाली है शर्मा की, वो भी ले सकते हो। तो इन सारी चीजों से कलेक्टिव आप नोट से बना सकते हो, जिसे आप एग्जाम से पहले कई बार रीड कर सकते हो। तो उत्तराखंड का तो फुल प्रूफ प्लान सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है और यही तुम्हारा तय करेगा कि उत्तराखंड में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो उत्तराखंड स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, जिनका उत्तराखंड मजबूत नहीं है, उन लोगों के लिए उत्तराखंड में परीक्षा निकाल पाना बहुत कठिन है। दूसरा है हिंदी। तो सिलेबस में हिंदी आपको पता है, पहले की तरह आप हिंदी व्याकरण और शब्दकोश पर ज्यादा जोर न दे करके हिंदी का जो सिलेबस है उसमें मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 8 नंबर की ग्रामर है। पूरा जो 8 नंबर का आपका ग्रामर आता है, इसमें वर्णमाला से एक क्वेश्चन आता है, शब्द से एक क्वेश्चन आता है, शब्द निर्माण से एक क्वेश्चन आता है, मतलब संधि के रूप में 3 तो ये हो गए, एक वाक्य से आता है 4, और एक आता है आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह से एक आ जाता है 5, और 3 क्वेश्चन होते हैं शब्दकोश से, तत्सम तद्भव या आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द या फिर आपके जो अन्य चीजें हैं उससे। तो 8 क्वेश्चन तो ये हैं, तो इसीलिए आप इसमें उतना ही फोकस करें जितने जरूरी हैं। 6 नंबर का है उत्तराखंड, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो उसमें आजकल वर्तमान में बहुत सारी बुकें आ गई हैं, कोई भी एक बुक उठा करके आप उसमें कर लीजिए। 8 से 14 हो गए। उसके बाद एक पत्र लेखन है, वो आ ही रहा है तो उसे करना है, 15 हो गया। और एक आता है आपका क्वेश्चन अलंकार से, उसे कर लीजिए। कम सेक्टर से नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये 16 नंबर का हो गया। 2 आ रही हैं रचनाएं, तो रचनाएं 2 हो गई, 16 2 18। और 2 आ रहे हैं आपके, एक क्वेश्चन आ रहा है हिंदी साहित्य और हिंदी के विकास से, और एक आ रहा है हिंदी का जो आपका संवैधानिक स्वरूप है उससे। तो ये 20 नंबर की जो विविधतापूर्ण हिंदी है ये आपको समझनी पड़ेगी कि 8 नंबर का ग्रामर, 6 नंबर का जो पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, भोटिया जनजाति के जो शब्द आ रहे हैं 6 नंबर की, 14, और 2 नंबर का हिंदी साहित्य है। उसमें फिक्स है जो भी आपके 9वीं से 12वीं तक की उत्तराखंड स्टेट की SCERT हैं, उनमें जो आपके लेखक हैं उसमें भी सभी नहीं है, गिने चुने हैं, वो आप कर लीजिए। और 16 हो गए। और उसके बाद 4 नंबर का एक पत्र लेखन है का से क्वेश्चन आ रहा है, एक आपका उत्तराखंड का जो ये जो आपका रस छंद अलंकार में अलंकार ही है केवल, बस। तो 18 हो गए। 2 नंबर का ये हिंदी साहित्य और हिंदी जो आपके विकास के क्रम है उससे कुछ भी पूछ ले रहा है, तो 2 नंबर का वो होता है, संस्थाओं से रिलेटेड होते हैं जो उसकी, तो वो 20 नंबर का हिंदी है। और बाकी GS जनरल स्टडी में 4 यूनिट आपको पूरी पढ़नी है। भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, बस। और इकोनॉमी में जो आपके इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि GDP क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, मुद्रा क्या होती है ना, और बजट क्या होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको करना है। और थोड़ा बहुत उसमें करंट के चीजों को याद रखना है, करंट के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पूछी जाती है। रीजनिंग 10 नंबर का है, कोई भी बाजार से बुक उठाइए और हर दिन 10 क्वेश्चन करिए रीजनिंग के। एक चैप्टर करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा करा, फिर कोई रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट उठाया, उसमें सब तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व कीजिए। 10 नंबर का ये है। ये तो है आपका सिलेबस। और इस सिलेबस को तैयार करने के लिए ये जो मैंने बुकें बताई, ये बुक है। उसके अलावा टाइम टेबल, टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग आपका वर्किंग है वो तो बहुत समय दे नहीं सकते हैं, तो उनके लिए किसी भी हालत में 4 घंटे रोज के निकालने ही है, क्योंकि उन्हें 4 घंटे कम से कम देना ही पड़ेगा। अब आप 9 से 5 तक की ड्यूटी करते हैं, तो उसके बाद फिर आपके अन्य काम भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शाम का समय आपके 7 बजे से 11 बजे तक का समय बनाना चाहिए, और इस समय में बढ़िया पढ़ाई आपने करनी चाहिए। जो नॉन वर्किंग है उन्हें कम से कम दिन का 6 घंटा हर दिन, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है, 6 घंटा हर दिन अपने टाइम को बांट लेना है। 6 घंटे में से 2 घंटा आप इसे दीजिए, हिंदी को शुरुआत में 1.5 घंटा दीजिए, आधा घंटा आप रीजनिंग को दीजिए, और 2 घंटा आप GS को दीजिए। तो 6 घंटे आप इसमें कर सकते हैं। ये टाइम टेबल आपको 365 दिन फॉलो करना है। हर दिन कीजिए, अपनी सूटेबल जो भी आपको ठीक लगता है। आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप दिन में करिए। मेरे हिसाब से दिन का टाइम टेबल बनाना चाहिए, रात का नहीं, क्योंकि दिन के टाइम टेबल से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि दिन के टाइम टेबल से आप इधर उधर जाने से बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप इधर उधर जाते हैं तो रात के पढ़ाई में बहुत
आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि दिन में आप इधर उधर घूमते हैं तो रात को किताब पढ़ते समय आपके दिमाग में फिर दिन में जो चीजें चलती हैं उन वो ख्याल आते हैं। जबकि आप क्या होते हैं, दिन में करते हैं, रात को सोते हैं। दिन में पढ़ाई कर ली पूरी, रात को सो गए, तो आपके पास अतिरिक्त पढ़ाई के कुछ नहीं होता है, तो सोचने के लिए भी पढ़ाई होती है। इससे क्या होता है कि आप पढ़ाई के माहौल में आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ जाता है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए हर पढ़ने वाले को दिन में बनाना चाहिए और रात में आपका उन्होंने सोना चाहिए, ताकि जो रात में सोने का टाइम है उससे एनर्जी बचे, है ना, और आप एक तरीके से अपने को रिफ्रेश भी कर लें। और रात के जो सोना है उसके टाइम में करने से पाचन से संबंधित दिक्कतें भी आ जाती हैं, शरीर को दिक्कतें होती हैं। तो रात में सोने का ज्यादा बनाओ, अपने 7 घंटे 8 घंटे जितने भी आपके निकलते हैं रात में उसमें पूरे सोइए, और दिन में आप अपना काम करिए। दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए हर पढ़ने वाले को। मैं तो यही कहूंगा, जो भी आपके केवल तैयारी कर रहा है उसे केवल तैयारी ही करनी चाहिए और दिन का समय निकालना चाहिए। बाकी तरीका क्या है, तरीका यह है कि पहली बार किसी भी पुस्तक को पढ़ते हुए लिखो मत। पहली बार पुस्तक को केवल जानने के लिए पढ़ो कि इसमें क्या क्या दिया है। जब जानने के लिए पढ़ते हो तो आपकी इच्छा और गहराई में ले जाती है कि आप क्या क्या इससे क्या सीख पा रहे हैं। तो जब आप गहराई में जाते हैं तब दूसरी रीडिंग करो। दूसरी रीडिंग में आपको बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग पता चलती हैं कि ये भी है। और जब तीसरी रीडिंग कर रहे हो तो उस समय उसमें से अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लो। तो इससे ये होता है कि पूरी पढ़ाई निचोड़ आपके हाथों में आ जाता है और पढ़ाई आपकी बेहतर हो जाती है। ये तरीका है। बाकी जो जो भी आपके इस सिलेबस को पूरा करेगा वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं नौकरी पा जाएगा, इतना पक्का है, क्योंकि ले दे करके सभी परीक्षाओं में यही चीज होनी है। और जो इस चीज को थोड़ा डेप्थ में पढ़ ले, लिखना भी सीख ले, वो पीसीएस भी निकाल सकता है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आपने देखा होगा समूह गांव में जो यूके ट्रिपल एससी पेपर बना रहा है उससे सरल पेपर होते हैं उत्तराखंड पीसीएस के प्री के। अगर आप देखोगे कंपैरिजन में तो इनके पेपर समूह गांव वालों के जो आजकल वर्तमान पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का, वो ज्यादा कठिन है अपेक्षाकृत किसके, यूके पीएससी के पेपरों का। मेंस ठीक है भाई, मेंस में तो आपको लिखना है क्योंकि उसमें आपको व्याख्याएं करनी पड़ती हैं चीजों के विषय में। अपनी जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है वो बेहतर होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, तो कई सारी चीजें उसमें फैक्ट मैटर करती हैं। पर प्री तो आपके आसानी से इसी पढ़ाई से पीसीएस का प्री भी निकल जाता है। और अगर इन्हीं टॉपिकों को डेप्थ में पढ़ लिया तो मेंस भी निकाल लोगे। निकाल रहे हैं लोग बहुत सारे जिन्होंने पहले समूह की करी थी, नौकरी में लग गए हैं, अब बैठे बैठे 4 घंटे 5 घंटे अपने देते हैं नौकरी से आने के बाद, और वो अब पीसीएस भी निकाल रहे हैं। इस बार हमारे 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। तो ये इन्हीं से गए हैं, उन्होंने कोई अलग से पढ़ाई नहीं करी है, बस मेंस के लिए थोड़ा राइटिंग करी है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका कनिष्ठ सहायक का सिलेबस है ये आपका कोर सिलेबस है उत्तराखंड की परीक्षाओं का, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी कराए चाहे वो यूके पीएससी कराए, सभी का कोर है। तो यहाँ पर आपको काम ये करना है कि उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए आपने ध्यान ये देना है कि कनिष्ठ सहायक का सिलेबस पूरा करना है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप अन्य सब्जेक्टों के साथ बैलेंस बनाने से पहले कम से कम 2 महीने उत्तराखंड को बढ़िया तरीके से पढ़िए अपनी तैयारी के शुरुआत में। जो भी नए हैं 2 महीना आप उत्तराखंड को पूरे दीजिए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। 2 महीने बाद जब आपका उत्तराखंड तैयार हो जाता है फिर आप बैलेंस बनाइए कि 2 घंटे अब आपके जीएस को देने हैं, आधा घंटा रीजनिंग को देना है, आपके 1.5-2 घंटे आपके हिंदी को देने हैं। तो इस तरीके से बाद में करिए। पहले उत्तराखंड का 40 नंबर का आपका इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप गांव में रहते हो तो उत्तराखंड के विषय में बहुत सारी चीजें जानते हो। हाँ, शब्दावली में एक आध शब्द आपको आ सकते हैं जो उत्तराखंड में हिंदी में पूछे जा रहे हैं, बाकी कोई ऐसा एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी वो परीक्षा वाणी वहां खरीद सकता है और वहां पढ़ सकता है। सही बात बताऊं तो 2009 से पहले उत्तराखंड में परीक्षा वाणी कहीं मिलती नहीं थी, वो दिल्ली या इलाहाबाद में ही मिलती थी, वहीं से प्रकाशित होती थी और वहां के लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल थी, हमारे लिए नहीं थी। उससे पहले हम ऐसी कोई विस्तृत मतलब या फिर एक कॉम्पैक्ट बुक नहीं थी हमारे पास जिससे हम उत्तराखंड की कंप्लीट तैयारी कर सकें। फिर देखा आपने कि परीक्षा वाणी में भी इतिहास और संस्कृति को लेकर के उतनी गहराई नहीं है जितनी उत्तराखंड में पूछी जा रही है। तो फिर अजय रावत है, आपके एक शर्मा वाली पुस्तक है, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, संस्कृति की है, वो भी आप ले सकते हो। तो उनसे आपको डेप्थ में उत्तराखंड की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उत्तराखंड की जानकारियां बेहतर हैं तो अब पढ़ना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आप उत्तराखंड को रिवीजन में डाल दीजिए, अन्य सब्जेक्ट भी कवर कीजिए। तो इससे आपका पूरा जो एक सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उत्तराखंड में नौकरी चाहिए तो सबसे स्ट्रांग उत्तराखंड होना चाहिए कि 40% उत्तराखंड आएगा, पीसीएस से लेकर के समूह के
प्रत्येक पद तक, कांस्टेबल के पद तक। तो इसमें उत्तराखंड की ही भूमिका रहने वाली है, तो उत्तराखंड पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, अन्य चीज़ें फिर बाद में। जब एक बार उत्तराखंड में सही जानकारियां हो जाती हैं तो फिर सारे सब्जेक्टों का बैलेंस बना करके संतुलन के साथ पढ़िए। बाकी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है इसके संबंध में तो मेरा जो नंबर है उसमें 2 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले और बाद में करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, पहले और बाद में नहीं उठा पाऊंगा। इस दौरान आप करेंगे दिन में 2 से 9 तक तो मैं कॉल आपकी रिसीव कर लूंगा। समूह ग के संबंध में अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास नोट्स बनाते हुए क्लास ज्वाइन करनी है, या फिर आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और बाकी हमारे जो सिलेबस हैं वो चल ही रहे हैं, सारे क्लासरूम में भी चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, आप उनके जुड़ सकते हो। और उनसे जुड़ने के बाद आपको जो एक तरीके से रियल कंपटीशन है या जो हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी कि किसी टॉपिक को समझना कैसे है। क्योंकि देखो, किताब से पढ़ना और एक समझ के साथ पढ़ना, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर होता है। क्योंकि अगर आप एक ज़्यादा व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र में अध्ययन किया हो, जिसको ज़्यादा बेहतर तरीके हों, उससे समझोगे तो किताब से जल्दी समझ में आ जाएगा। कई बार किताबी शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने रख सकती है। बाकी YouTube पर तो हम हैं ही, आप हमारे साथ लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।